Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Insight Scholar Academy. I am मोहम्मद साइम। तो कैसे हैं आप? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड फैंटास्टिक। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? हमारा टॉपिक चल रहा था भाई लाइट के 2 लेक्चर हो चुके हैं। 2 लेक्चर में हमने आपको लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ाया, मिरर पढ़ाया, मिरर के बारे में बताई सारी चीज़ें, और इमेज फॉर्मेशन के बारे में सारी चीज़ें कंप्लीटली आपको ब्रीफली बताई गई थी, क्या क्या होता है इमेज फॉर्मेशन। ठीक है भाई, आई होप सभी को याद होगा क्या क्या पढ़ाया था। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। चलिए, मैंने कॉनकेव मिरर पढ़ाए थे, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ाए थे, उनमें इमेज फॉर्मेशन बताया था, किस कंडीशन में कहाँ पर कौन सी इमेज बनती है। मैग्निफिकेशन पढ़ाया था, मिरर फॉर्मूले के बारे में बताया था, सारी चीजें बताई थी। अब हमारा एक अलग टॉपिक आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। लाइट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन 3 टाइप से करा गया है। सबसे पहला होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके हम आर पार देख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। जैसे गिलास होता है, गिलास के हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, या अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है भाई? द ऑब्जेक्ट विच अलाउज मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट। मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट के लगभग 100% पार्ट को अपने में से ट्रेवल करने देते हैं, ठीक है, पास होने देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट आते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जिनमें से लाइट का कुछ पार्ट तो बाहर चला जाता है और कुछ पार्ट बाहर नहीं जाता। जैसे पेज को हम ऑयल लगा दें, अगर एग्जाम्पल में इसका लिखता हूं, अगर हम पेज पर क्या लगा दें? ऑयल लगा दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट होगा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई। तीसरी कंडीशन क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक कौन से होते हैं? ओपेक वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आर पार हम देख ही नहीं सकते। जैसे वॉल है, वॉल के आर पार क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है भाई, या मैं खड़ा हूं, मेरे आर पार आपको पीछे लिखा हुआ कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, तो मैं कौन सा ऑब्जेक्ट हूं? ओपेक ऑब्जेक्ट हूं। ठीक है, ये क्यों बताया? क्योंकि जो हमने अभी तक पढ़ाई करी है वो पढ़ाई हमने ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में करी है, मतलब कि हमने मिरर के बारे में पढ़ा है। मिरर के पीछे का हमें कुछ नहीं दिखाई देता, हमारे पीछे का हम जरूर देख सकते हैं मिरर में। ऐसा ही है ना भाई, हमें क्या पता मिरर के पीछे क्या रखा हुआ है? मिरर लगा हुआ है, उसके पीछे क्या है कुछ नहीं पता। लेकिन जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जिनके हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो जो हमारे लेंस होते हैं, लेंस में से हम आर पार देख सकते हैं। तो हमारी जो आगे की पढ़ाई है वो किसकी है? लेंस की है। चलिए, पहले क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन क्या है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। मतलब वैल्यू किसकी दी है? आर की दी है 20 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। मैंने कल आपको बताया था रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर इक्वल टू क्या होता है भाई? 2 ऑफ एफ। क्या होता है? आर इक्वल टू 2f। तो यहां से हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला सेम। आर इक्वल टू क्या होता है भाई? 2f। तो यहां से हमारा आर की हमें वैल्यू दी गई है, हमें क्या चाहिए? एफ चाहिए। तो एफ इक्वल टू आ जाएगा आर अपॉन 2। तो यहां से एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा? आर कितना है? 20 अपॉन 2। 20 का आधा 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी थी? इस तरह से अगर मैं बनाऊं, ये कोई मिरर है, यहाँ से पार्ट इसका काटा गया है, कुछ नहीं पता कौन सा है, तो इसलिए हम कॉनकेव ले लेते हैं। सपोज दैट इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? सॉरी, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और हमने बताया था कि इसके हाफ में हमारी मेन फोकस होती है, और फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? वो होती है फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ कितनी होती है? इसकी जस्ट हाफ होती है। ठीक है भाई, चलिए, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance the
distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and the size of the image. सिंपल सी बात है, अगर हम स्क्रीन रखना चाहते हैं तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, स्क्रीन पर बनी हुई इमेज कौन सी होती है, वो रियल होती है। तो नेचर तो यहीं खत्म हो गया। सिंपल सी बात, अगर स्क्रीन पर कोई इमेज बन रही है तो वो कैसी होती है, रियल ही होती है, रियल इमेज ही स्क्रीन पर फॉर्म होती है, वरना स्क्रीन पर इमेज फॉर्म नहीं होती। आई होप इतनी बात सभी को समझ आई होगी। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं क्या क्या बोला है। एन ऑब्जेक्ट साइज है 4 सेंटीमीटर, तो हाइट दे दी 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। यू कितना है, याद होगा डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज यू, ऑब्जेक्ट का 25 सेंटीमीटर, और मैंने बताया था साइन कन्वेंशन में कि u इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है भाई, फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉनकेव है तो माइनस होगी, कॉनकेव की फोकल लेंथ लेफ्ट साइड होती है, ये भी मैं बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। हमें क्या चाहिए, हमें एक तो वैल्यू चाहिए v की, और क्या चाहिए, एक वैल्यू चाहिए h डैश की, v की वैल्यू चाहिए और h डैश की वैल्यू चाहिए। हमने पढ़ा है फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या होता है भाई, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब हमें वैल्यू चाहिए v की, तो v को एज इट इज यहीं छोड़ देंगे, u को इधर लेकर आएंगे, तो 1/f माइनस 1/u इक्वल टू आ जाएगा 1/v। ठीक है भाई, 1/v की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू रखते हैं क्या होती है, f की वैल्यू कितनी है -15 माइनस 1/माइनस ऑफ 25। ठीक है भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा 1/15 माइनस प्लस 1/25। ये माइनस ऊपर चला जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आगे 1/v इक्वल टू आ जाएगा 25 और 15 का एलसीएम ले लो, नहीं आता तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 are 25, 5 3 are 15, 5 से करो, 3 1 is 3, 5 5 are 25, 3 are 75, पूरे के अपॉन में आ जाएगा 75। ठीक है भाई, पूरे के अपॉन में कितना आ गया 75, नीचे कितना है 15, 15 5 are 75, तो 5 माइनस 25 3 are 75, ये माइनस क्या और ये प्लस क्या है। ठीक है भाई, 1/v इक्वल टू आ गया -2/75, या यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी -75/2, 2 से डिवाइड करो, v इक्वल टू आ गया -37.5। माइनस क्यों आया है, माइनस तब आता है जब इमेज कैसी होती है, रियल होती है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि अगर इमेज को स्क्रीन पर लेना है तो वो कैसी होगी, रियल होगी। ठीक है भाई, कैसी होगी, रियल होगी। कितनी दूर बनेगी, 37.5 सेंटीमीटर दूर बनेगी, बाद में लिखेंगे लास्ट में बिल्कुल। हमें क्या चाहिए, h डैश चाहिए। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, m इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू -v/u। यहां से हमें h डैश अपॉन h इक्वल टू आ जाएगा -v/u। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, h डैश की, तो h डैश इक्वल टू आ जाएगा -v इंटू h/u। ठीक है भाई, समझ आ रही है यहां तक बात। h कहाँ है, डिवाइड में कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, h डैश इक्वल टू आ जाएगा -v, वैल्यू दी है v की, -37.5 इंटू h की वैल्यू हमें दी थी कितनी स्टार्टिंग में, 4 सेंटीमीटर, और डिवाइडेड बाय u कितना है, u है -25, तो h डैश इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 37.5 इंटू 4 अपॉन में माइनस ऑफ 25, 37 4 निकालो, h डैश इक्वल टू आ जाएगा 150 माइनस 25 से डिवाइड करो,
एच डैश इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर। तो इमेज कैसी बनेगी भाई, 6 सेंटीमीटर साइज की बनेगी, मतलब कि इनलार्ज हो जाएगी। लिखते हैं क्या क्या कंडीशन है, कहाँ बनेगी, 37.5 सेंटीमीटर दूर बनेगी, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। कैसी बनेगी, रियल बनेगी नेचर में, और 6 सेंटीमीटर इन साइज बनेगी, या मैं लिख सकता हूँ इनलार्ज बनेगी। 4 सेंटीमीटर से ऑब्जेक्ट था और 6 सेंटीमीटर की उसकी इमेज बनी है। ठीक है, माइनस की क्यों है, क्योंकि ये एक रियल इमेज है। मैंने बताया रियल इमेज हमेशा उल्टी बनेगी कॉनकेव मिरर में। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर। मैं यहां से f निकाल सकता हूं, 3/2 मतलब 1.5 मीटर इसकी आ गई फोकस। अच्छा, ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो याद रखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है वो राइट साइड होता है, और जब राइट साइड फोकस होता है तो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है भाई। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। डिस्टेंस है 5 मीटर। अच्छा, डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, ये मैं बता चुका हूँ, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है भाई, फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। v बताना है और h बताना है। ठीक है, चलिए साइज के लिए हम h का यूज नहीं करेंगे, बाद में देखते हैं, मैग्निफिकेशन निकालेंगे, हम निकालेंगे। ठीक है भाई, चलिए हमें क्या चाहिए, v चाहिए, सेम एज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एज इट इज वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। 1/f, f नहीं चाहिए, हमें चाहिए v, तो 1/f यही छोड़ देंगे, यूं इधर प्लस है, इधर आएगा कैसा हो जाएगा, माइनस। तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा, वैल्यू प्लेस करते हैं, 1/f, f की वैल्यू है 1.5। ठीक है, माइनस 1/माइनस ऑफ 5, तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा 1/1.5 माइनस माइनस प्लस 1/5। पॉइंट काट दो, ऊपर 0 आ जाएगी। 5 और 15 का एलसीएम लोगे तो 15 आएगा, तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा अपॉन में 15, 15 1 इज 15, तो 10 1 इज 10। दूसरे तरीके से करते हैं, थोड़ा टफ लगता है बच्चों को ये वाला, दूसरा देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 15 की इधर 5 की इधर, 5 10s आर 50 प्लस 15 1 इज 15 अपॉन में 15 5s आर 75। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर, इसकी इधर, इसकी इधर, इसकी इधर और इनकी आपस में। ठीक है भाई, आगे देखते हैं, ऐड करेंगे, 1/v इक्वल टू आ जाएगा 65/15, v इक्वल टू आ जाएगा 65/15, v इक्वल टू आ जाएगा, डिवाइड कर लो 5 से 13, 3, ये आ गया 3/13। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.23 मीटर, 0.23 मीटर। बताइए इमेज कैसी बनी, कितनी बड़ी इमेज थी, नहीं पता अभी हमें, हमारे पास सिर्फ v की वैल्यू है, u की वैल्यू है। अब हम चेक करते हैं इमेज कैसी बनी। हमें पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है भाई -v/u। h'/h की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि हाइट दी नहीं गई है क्वेश्चन में। माइनस ऑफ v, v कितना है, -0.23 अपॉन में माइनस ऑफ u, सॉरी u ऐसे ही माइनस में होता ही ऑब्वियसली, अपॉन में आ गया -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा 0.23/5। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 0.046। m की वैल्यू 1 से कम आई, अगर m की वैल्यू 1 से कम है तो इमेज जो होती है वो डिमिनिश्ड होती है, छोटी बनती है।
ठीक है, मैं लिख देता हूं, इफ m इज लेस देन 1 देन इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरी कंडीशन है इफ m इज ग्रेटर देन 1 देन इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, याद रखने वाली बात है। अगर इमेज कैसी है, मतलब m की वैल्यू कैसी है, कम है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, उस कंडीशन में हमारी जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी। और अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो उसमें, उस कंडीशन में हमारी जो इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी। देखिए m की वैल्यू 1 से कम आई है तो इमेज कैसी बनेगी भाई, छोटी बनेगी। ठीक है, ओह सॉरी, देख ही रहा था कुछ गलती है। देखिए जरा, ये है 65/75, 65/75 1/v इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो 1/v इक्वल टू आएगा 13/15 और v इक्वल टू आ जाएगा 15/30। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो v इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा हमारा 1.17655 मीटर। ठीक है भाई, तो यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा बस, बाकी कोई कंडीशन चेंज नहीं होगी। वो हल्की सी पढ़ने में दिक्कत हो गई, गलत ऐड कर दिया। -v माइनस 1.15 अपॉन में -5, माइनस से माइनस खत्म, आ गया 1.15/5 m इक्वल। ठीक है भाई, m इक्वल टू आ जाएगा 0.23। बात वही है, अभी भी किससे 1 से छोटा है। ठीक है, बस इतनी कंडीशन याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हो गया, मिरर हो गया, मिरर के क्वेश्चन भी हो गए, सारी चीजें हो गई। अब हमारा टॉपिक क्या आता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो बैंड हो जाएगी, उस कंडीशन को बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, bending of ray of light when passes through one medium to another is called refraction of light। ये कोई एक मीडियम है एयर, ठीक है भाई, गिलास कोई दूसरा मीडियम है, रे ऑफ लाइट आई, आने वाली रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, मीडियम पर यहां आई, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे भाई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां ये टकराई इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बुरा सा लग रहा है लिखा हुआ, बस बता रहा हूं क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। ठीक है, टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, ये जानी थी इस तरह से सीधी। ठीक है भाई, कैसे जानी थी, सीधी जानी थी, लेकिन क्या हुआ, ये ऐसे बैंड हो गई। इस बैंड होने की कंडीशन को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है भाई, चलिए, इट इज ड्यू टू द चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अच्छा, जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो हमारी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, सपोज दैट कोई कार वाला जा रहा है, उसको कोई खाली रास्ता मिला, ऑब्वियसली ज्यादा स्पीड से चलेगा, है ना। अब आगे जाकर रश आ जाए, ट्रैफिक आ जाए, क्या होगा, वो अपनी स्पीड को कम करेगा, है ना। जब वो अपनी स्पीड को कम करेगा, सेम ऐसी कंडीशन लाइट में होती है। लाइट एक मीडियम में है, उसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर है। ठीक है, जैसे ये एयर में है, एयर क्या है, एयर गैस है, और हमें पता है गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फार होते हैं, एक दूसरे से फार अवे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारी गिलास है, और गिलास क्या है, एक सॉलिड है।
और सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत बहुत पास होते हैं, है ना, गैदर्ड होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है, लाइट को अपनी स्पीड कम ज्यादा करनी पड़ेगी ट्रेवल करने के लिए। जब वो कम ज्यादा करनी पड़ेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो सीधी नहीं चल पाएगी, उसे अपनी एंगल को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, बैंड होगी वो। ठीक है, सपोज दैट गिलास से एयर में चली जाए। अब गिलास में क्या है, मॉलिक्यूल जो है पास पास है, आराम आराम से चल रहा है। ठीक है, जैसे एयर में आएगा, एयर में मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए। जब एयर में मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए तो उसको गैप ज्यादा मिला, वो तेजी से ट्रैवल कर पाएगा। तो कंडीशन अलग अलग है, वो बात अलग है, लेकिन क्या होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जाती है तो उसके स्पीड वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, मतलब वेलोसिटी में चेंज होता है। ठीक है भाई, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, बैंड होती है वो, और बैंडिंग को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पॉइंट दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन एयर, या बोल सकते हैं वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एयर में होती है 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब मान लेते हैं कि अप्रोक्सीमेट 3 × 10⁸ होती है। एयर में एग्जैक्ट 3 × 10⁸ नहीं होती, उससे कम होती है थोड़ी, लेकिन वैक्यूम में एग्जैक्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही होती है। ठीक है भाई, वैक्यूम में ज्यादा होती है एयर से, क्योंकि सीधी सी बात है, एयर में मॉलिक्यूल्स तो है ना, दूर दूर भले ही हैं, लेकिन हैं, कहीं ना कहीं वो टकराएंगे और उसकी स्पीड को कम करेंगे। लेकिन वैक्यूम में तो कुछ है ही नहीं, कोई मीडियम ही नहीं है, मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, तो क्या है, ट्रेवल करने के लिए उसको कोई रुकावट है नहीं रास्ते में, तो उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है वैक्यूम में, और 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है एयर में। हम उसको अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि 3 × 10⁸ ही है दोनों में। ठीक है भाई, एवरी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू लाइट इज डेंसर मीडियम। हाँ, अगर हम लाइट के रेस्पेक्ट में किसी और मीडियम की बात करें तो वो डेंसर मीडियम होगा। अब ये डेंसर और रेयर मीडियम क्या है, हम आगे पढ़ने वाले हैं ब्रीफली। ठीक है, चलिए, सेम ऐसे ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन के थे ऐसे ही रिफ्रैक्शन के भी। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। सेम कंडीशन जो पहले वाले में पढ़ी थी आपने, बस वहां पर इंटरफेस लिखा हुआ नहीं था, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना नॉर्मल टू द इंटरफेस, उसमें लिखा हुआ था नॉर्मल टू द सरफेस। इंटरफेस क्या है, दोनों को मिलाने वाला पॉइंट, एक मीडियम से दूसरे मीडियम को मिलाने वाला पॉइंट इंटरफेस बोला जाता है। वहां सरफेस था क्योंकि एक ही मीडियम था। ठीक है भाई, एक ही मीडियम के सरफेस की बात थी, यहाँ दो मीडियम है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, इंटरफेस बोलेंगे। ये बात क्लियर हुई होगी। सेम जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, उसका पहला लॉ था, सेम ऐसे ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, पहला लॉ सेम है, सेम मान लो या सिमिलर मान लो, बात वही है, बस मैंने क्या बताया, चेंज क्या है ये है, बाकी कोई चीज चेंज नहीं है, क्योंकि सेम ऐसे ही लाइट पहले यहाँ आ रही थी, अब आगे चली जाएगी बस। ठीक है भाई, देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल टू द सरफेस सारे एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। The ratio of the sine of angle of incidence to the angle of refraction is constant. Angle of incidence का साइन और angle of refraction का साइन एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ये बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है कि साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, उस कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए आगे देखते हैं। मीडियम क्या है, मीडियम की बात होती है ना पीछे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, है ना, इस तरह से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम, एक है रेयर, एक है डेंसर। सॉरी, द डिफरेंस बिटवीन रेयर एंड डेंसर मीडियम इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी विद रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, हम ऐसे नहीं बता सकते, ऐसे ही देख के मैं आपको ये पूछने लगूं कि एयर है क्या है भाई, रेयर है डेंसर है, नहीं बता सकते।
किसके रेस्पेक्ट में आप उसको देख रहे हो तब हम उसको बता सकते हैं। रुकिए भाई 1 मिनट। चलिए भाई देखते हैं आगे। मैंने क्या बताया था कि जो मीडियम होते हैं हम ऐसे नहीं बता सकते कि कौन सा मीडियम रेयर है कौन सा डेंसर है, जब तक हम दो मीडियम को मतलब कंपेयर ना करें। सपोज दैट दो मीडियम है, एक एयर है एक गिलास है, या वाटर ले लेते हैं, पहले ना वाटर ले लेते हैं। चलिए, एक मीडियम है एयर, एक है वाटर। अब ऑब्वियसली एयर क्या है भाई, एयर एक गैस है, और वाटर क्या है भाई, वाटर एक लिक्विड है। आप सभी को पता है जो गैस की डेंसिटी होती है वो लिक्विड की डेंसिटी से कम होती है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ, डेंसिटी आपके लिए कुछ अलग है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एयर के गैस के मॉलिक्यूल्स पास दूर दूर होते हैं और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, इसके मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, इसके मॉलिक्यूल पास पास हैं। तो जिसके मॉलिक्यूल दूर है वो मीडियम हो गया रेयर, और जिसके मॉलिक्यूल पास हैं वो मीडियम हो गया डेंसर। ये मैंने कंपेयर करा था एयर का वाटर के साथ। वाटर की बात करते हैं। वाटर कैसा मीडियम था, डेंसर मीडियम था। अब अगर मैं इसका कंपेयर गिलास से करने लगूं, क्या ये अब भी डेंसर होगा? नहीं होगा। भले से ही वो एयर के साथ डेंसर है, लेकिन इस कंडीशन में वो डेंसर नहीं होगा, क्योंकि ये एक लिक्विड है और ये क्या है भाई, ये एक सॉलिड है। और लिक्विड के मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू सॉलिड दूर होते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल पास होते हैं। तब इस कंडीशन में ये होगा हमारा डेंसर मीडियम और ये होगा हमारा रेयर मीडियम। तो आप कभी भी डेंसर और रेयर मीडियम को ऐसे नहीं बता सकते कि वाटर एक डेंसर मीडियम है या वाटर एक रेयर मीडियम है। हमें ये देखना होगा उसका कंपैरिजन किस चीज के साथ किया गया है। ठीक है भाई। इन रेयर मीडियम पार्टिकल्स आर स्प्रेड आउट, दूर दूर होते हैं रेयर मीडियम में। ठीक है। इन डेंसर मीडियम पार्टिकल्स आर क्राउडेड टुगेदर। रेयर मीडियम में जो पार्टिकल होते हैं वो पास पास होते हैं, सॉरी रेयर में दूर दूर होते हैं और डेंसर मीडियम में पास पास होते हैं। ठीक है भाई। आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट हैं जो याद रखने, पॉइंट्स टू रिमेंबर। When a ray of light passes from rare to denser medium, ये बिल्कुल याद रखने, ray bend towards the normal। जब कभी जो रे है वो किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। जाना उसको ऐसे था सीधा, लेकिन कहाँ हुई, ये इधर नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ झुक गई। सेम एज अगर वो किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, है ना। देखो वाटर है, डेंसर है, एयर है, क्या है, रेयर है। अगर कंपैरिजन इन दोनों का करा जाए, एयर कैसा है और गिलास कैसा है। एयर और गिलास में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो एयर जो होगा हमारा रेयर मीडियम होगा और गिलास जो होगा हमारा डेंसर मीडियम होगा। लेकिन यहाँ उल्टा है, वाटर हमारा डेंसर मीडियम होगा और एयर हमारा कैसा होगा, रेयर मीडियम होगा। हमने पीछे देखा भी था। ठीक है। तो उस कंडीशन में जो हमारी रे ऑफ लाइट होगी वो नॉर्मल से दूर की तरफ चलेगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल से दूर बेंड होगी। ठीक है भाई, ये पॉइंट्स याद रखने हैं। मतलब यहाँ पर स्पीड कम हो जाएगी तो वो धीरे धीरे चलना शुरू करेगी। यहाँ स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेगी। आगे देखने में टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। The refractive index is the measure of bending of ray of light when passes from one medium to another। हमने पीछे भी ये बात पढ़ी थी। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई रे जाती है तो उस कितनी जाती है उसको मीजर करने की जो चीज होती है, हमने पढ़ा था एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, बैंड होगी, कितनी बैंड हुई, उस कंडीशन को मीजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मतलब n इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। एक और डेफिनेशन होती है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एन एम्प्टी स्पेस टू द वेलोसिटी ऑफ रे ऑफ लाइट इन अ मीडियम। एक मीडियम में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एम्प्टी स्पेस मतलब वैक्यूम, वैक्यूम में वेलोसिटी और किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी के कंपैरिजन को या रेशियो को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। n इक्वल टू सी अपॉन वी।
वेयर एन तो पता ही है क्या होता है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लिख चुके हैं। सी क्या है, स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी मीडियम में अगर बात करी जाए। ठीक है भाई, समझ आया? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहां से गई, एयर से गई ग्लास में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भाई, सॉरी 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में स्पीड पूछी है, और एयर में स्पीड होती है हमें पता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या वैक्यूम कह लो इसको। ठीक है, चलिए हमें पता है सी एन इक्वल टू सी अपॉन वी, एन इंटू वी इक्वल टू आ जाएगा सी, और वी इक्वल टू आ जाएगा सी अपॉन एन। एन डिवाइड में है, कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, वी एन मल्टीप्लाई में है, कहाँ आएगा डिवाइड में। तो v इक्वल टू आ जाएगा भाई हमारा 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 1.5, डिवाइड करेंगे 15 टू जार 30, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है गिलास में लाइट की। ठीक है भाई, याद रखना है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है क्वेश्चन इसका कभी कभी। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सॉरी इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4.3 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 3.2। अच्छा, ये दोनों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए ना, ये एयर के रेस्पेक्ट में दिए हैं। क्वेश्चन में अधूरा लिखा हुआ है, लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में है, एयर के रेस्पेक्ट में। वाटर का कितना है 4/3, और गिलास का कितना है भाई 3/2, ये दोनों एयर के रेस्पेक्ट में होते हैं। ठीक है, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। समझने वाली बात ये है बस, किसके रेस्पेक्ट में किसको निकालना है। एन इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं, इसको थोड़ा चेंज कर लो, इनको हम ऐसे लिखते हैं एयर के रेस्पेक्ट में, इसको लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या था पहले, वाटर था, वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो इसको लिखते हैं ए एन डब्ल्यू, इसको लिखते हैं ए एन ग्लास जी। ठीक है भाई, और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है किसके रेस्पेक्ट में किसको पूछा है, वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास को पूछा है, तो डब्ल्यू एन जी, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए उसको अपॉन में रखना है, ए एन डब्ल्यू और ए एन जी। तो आ जाएगा हमारा 3/2/4/3। ठीक है भाई, 3/2/4/3, ये सबसे ऊपर जाएगा और ये यहाँ आएगा, तो आ जाएगा 9/8। इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 या 3 बार आया हुआ है बोर्ड में। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ मीडियम इज 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू अनदर मीडियम इज 30 डिग्री, देन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन बताना है, हमने पढ़ा है फ्रॉम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ा था हमने। एन इक्वल टू क्या होता है, एन इक्वल टू होता है भाई साइन आई अपॉन साइन आर। एन इक्वल टू आ जाएगा साइन आई मतलब 60 अपॉन साइन आर मतलब 30। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा √3, और √3 को मैं लिख सकता हूँ 1.732। ठीक है भाई, थोड़ा फास्ट लगा होगा लेकिन सिंपल है बहुत। साइन आई अपॉन साइन आर, आपको वैल्यूज याद रखनी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। साइन 0 इक्वल होता है 0,
साइन 30 इक्वल होता है 1/2, साइन 45 इक्वल होता है 1/√2, साइन 60 इक्वल होता है √3/2 और साइन 90 इक्वल होता है 1। ये 5 वैल्यूज आप याद करें जरूर, अगर इसको करना है आपको ये वैल्यूज आपको यूज करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा टॉपिक लेंस। क्या है भाई लेंस? अ लेंस इज अ ट्रांसमिसिव ऑप्टिकल डिवाइस दैट फोकस और डिस्पियर्स अ लाइट बीम बाय मींस ऑफ रिफ्रैक्शन। कुछ भी नहीं समझ में आया पढ़कर, ऐसा लगेगा। ऐसा होता है, लेंस क्या है, जब लेंस से कोई लाइट थ्रो होती है या पास होती है तो क्या होता है, वो उनको या तो बेंड कर देता है, मतलब या तो कन्वर्ज कर देता है या डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, एक जगह पर फोकस करता है सारी लाइट को, जितनी भी रे ऑफ लाइट आई उस सारी रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, वो एक जगह पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करेगा, जिससे हमें रिफ्रैक्शन के बाद ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ये लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, अ लेंस इज अ पीस ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय 2 कर्व सरफेसेस और बाय 1 कर्व और 1 प्लेन सरफेस। मतलब इस तरह के बने होते हैं, या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे भी बने होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, बताएंगे हम क्या क्या होते हैं। ठीक है, सेम एज जैसे आपने पढ़ा है 2 टाइप के मिरर थे, 2 टाइप की क्या होंगे, लेंस होंगे, बस जो नेचर था वो बिल्कुल अपोजिट होगा। मतलब जैसे कॉनकेव लेंस पढ़ा था वैसे कॉनकेव मिरर पढ़ा था वैसे कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करेगा। ठीक है, इमेज भी ऐसे ही बनेगी, कुछ कुछ ऐसी क्वालिटीज होंगी। और जैसे आपने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था वैसे आप पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस। इतना डिफरेंस होता है। ठीक है भाई, पहला क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरा है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कौन से होते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं। ये लाइट को जो है इस तरह से एक तरफ मतलब कन्वर्ज कर देते हैं, है ना, इकट्ठी करते हैं। कन्वर्जेंट मैंने बताया था ना, कन्वर्जेंट याद हो, मैंने रे बीम बताई थी, कन्वर्जेंट रे बीम जो एक जगह पर जाकर मिले, ऐसी रे, है ना, बहुत सारी रे, ग्रुप ऑफ रेज क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बोलेंगे। और ग्रुप ऑफ रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट से बाहर बाहर निकल जाए उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बोलेंगे। ये कुछ इस तरह से होता है, बाहर की तरफ चलता है। ठीक है भाई, इनके इमेज फॉर्मेशन में आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये कॉन्वेक्स है, ये क्या है भाई, ये कॉनकेव है। वैसे आगे इनके डायग्राम होंगे भी शायद। चलिए, डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंस, लेंस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई है, जैसे हमने मिरर में पढ़ी थी सेम ऐसे ही। क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑप्टिकल सेंटर देखिए, स्फेयर्स हैं। ठीक है, ये एक स्फेयर दिख रहा है आपको, ये एक स्फेयर दिख रहा है आपको। इन दोनों स्फेयर के कट पीस जो होते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, मिरर बनाते हैं ना, एक पीस कट कर लेते हैं, कट करने के बाद उसको पेंट करते हैं, पेंट नहीं करते, उनको ज्वाइंट कर देते हैं बस। इसको कट किया, इधर से एक पीस ये वाला कट किया ऐसे, इधर से एक पीस ये वाला कट किया ऐसे, क्या करा, उन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो शेप बना उसको बोल दिया लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा है भाई ये है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, और ये कौन सा है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो बीच में से मोटा होता है और साइड से पतला पतला सा होता है। ठीक है, वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ओ, जो भी सेंटर पॉइंट होगा उसका लेंस का पूरे का, उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। देखिए, द ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर पॉइंट of the lens. It always lies inside the lens and not on the surface. सरफेस पर कभी नहीं होगा, कहाँ होगा, लेंस के बीच में होगा, इनसाइड होगा। ठीक है, सेंटर होगा। क्लियर, सेंटर आप कहने लोगे सर यहाँ भी हो सकता है, सेंटर तो ये भी है, सर सेंटर तो ये भी है, बिल्कुल है, लेकिन कहाँ की बात हो रही है, बीच की बात हो रही है बस। ठीक है, चलिए, इट इज डिनोटेड बाय ओ, मैं बता चुका हूँ कहाँ पर है, इस पूरे लेंस के
सेंटर में जो पार्ट बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है भाई। चलिए दूसरा आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आप पढ़ चुके हैं। जिस मिरर का कटा हुआ पार्ट या जिस स्फेयर का कटा हुआ पार्ट हमारा लेंस है, उनके सेंटर को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। दो सेंटर है हमारे, ये एक सेंटर ये रहा, एक सेंटर ये रहा, इनके सेंटर को क्या बोलेंगे भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। देखिए, इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द आर्क्स ऑफ टू स्फेयर्स फ्रॉम विच द गिवन स्फेरिकल लेंस इज मेड। जिन स्फेयर से काट कर हमने लेंस को बनाया, उन दोनों स्फेयर के सेंटर पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। सिंस लेंस इज मेड ऑफ टू स्फेरिकल सरफेसिस, जब लेंस दो स्फेरिकल सरफेसिस से बनता है तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होते हैं। दो स्फेयर से बन रहा है, एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा C1, ये रहा C2, दो ही हमारे। ठीक है भाई। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, द डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर फ्रॉम आइदर ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज टर्म्ड एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसी भी एक की हम रेडियस ले लें। अच्छा, जो स्फेयर होते हैं वो सेम साइज के होते हैं, अगर सेम साइज के नहीं होंगे तो हमारा जो लेंस है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। ठीक है, किसी भी एक की जो रेडियस है वो क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, या दोनों की भी नाप सकते हैं आप, दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है भाई, आई होप इतना समझ में आया होगा। देखते हैं अभी, चलिए भाई देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, देखिए जैसे हमने प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ी थी मिरर में, सेम ऐसे ही लेंस में होती है। वो स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दे, उसको क्या बोलेंगे भाई, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अगला है फोकस। Focus is the point on the principal axis of a lens where all incident parallel rays meet after refraction or appears to diverge from. For lenses there are two focus f1 and f2 depending on the direction of incident ray। दो फोकस होते हैं f1 और f2। यहाँ पर होता है हमारा f2, इधर होता है हमारा f1, यहाँ 2f1, यहाँ 2f2। वो बात की है, सारी बातें करेंगे हम इसके बारे में। जहां पर आकर सारी रे लाइट मिलती हैं, देखिए ध्यान से, सारी रे लाइट कहाँ मिली है, एग्जैक्ट इस पॉइंट पर मिली है। तो यही पॉइंट क्या होगा, यही होगा फोकस, बस इतना याद रखना है। या ऐसा लगे कहाँ मिलती हो, कहाँ से आ रही हैं, जहां से आ रही हैं सारी, देखो तो ये क्या है, ये हमारा फोकस है। अगला आता है फोकल लेंथ। सेम ऐसे ही फोकल लेंथ क्या होगी, f1 और f2